नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी के साथ आपका दोस्त मयंक द्विवेदी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस बहुत बड़ी वैकेंसी के साथ आप सभी के साथ जुड़ चुका है, आ चुका है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, वैकेंसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं और आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे अपने सपने को साकार करने के लिए, एक बार फिर से यूपी पीसीएस में अपना सिलेक्शन लेने के लिए। तो हम सब आप सभी के साथ हैं। आप विश्वास करते हैं हम जैसे एजुकेटर्स पे, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी आपको उतनी ही बेहतर क्वालिटी के साथ कंटेंट दें जिससे आप सभी के एग्जाम में आप सभी को बेहतर परफॉर्मेंस मिल सके। दोस्तों, एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री। मैं इतिहास के साथ आप सभी के साथ जुड़ रहा हूं। इतिहास विषय आप जानते ही हैं कितना महत्वपूर्ण विषय है, कितना शानदार विषय है, जिसके आधार पर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या में क्वेश्चंस आप सभी के आते हैं, ज्यादा नंबर होते हैं क्वेश्चंस के। तो मेरा जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, मैं आप सभी का दोस्त मयंक द्विवेदी आप सभी के साथ इतिहास विषय में कनेक्टेड हूं। इतिहास आप सभी के साथ में मैं आप सभी को दूंगा इतिहास विषय, राइट है ना। अगर मैं बात करता हूं इतिहास विषय की, तो सबसे पहले एक एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है, एक एनालिसिस कर लेते हैं कि इतिहास में, ठीक है, यूपी पीसीएस के अंतर्गत, है ना, यूपी पीसीएस के अंतर्गत कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों, इतिहास विषय को अगर डायरेक्टली अगर हम लोग देखें तो इतिहास विषय हर बार तकरीबन 20 क्वेश्चंस को लेकर के मिनिमम तो आ ही रहा है। 20 क्वेश्चन को तो लेकर के 100% आपका आ ही रहा है। इतिहास की भूमिका, है ना, अगर हम लोग देखें, है ना, उत्तर प्रदेश आयोग में, अपने यूपी आयोग के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो कोई भी परीक्षा हो, उस परीक्षा में जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है वो आपका हिस्ट्री का ही हो जाता है, ठीक है। तो हिस्ट्री अगर आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से नहीं तैयार हुई तो फिर समझो कि आपकी नैया मझधार में फंस जाती है। वैसे भी यूपी के लोगों का इतिहास बहुत अच्छी तरीके से तैयार होता है, बहुत पढ़ा होता है उनका, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अटैच जो भी विद्यार्थी होते हैं उनका इतिहास में बहुत अच्छी पकड़ बन जाती है और इलाहाबाद के जो एजुकेटर हैं वो भी इतिहास में अपनी विशेषज्ञता रखते हैं। तो ऐसे में आप सभी को इतिहास विषय में कमजोर नहीं होना है। तो मैं आप सभी के साथ इस बात के लिए तैयार हूं कि आपका इतिहास विषय कमजोर नहीं होगा। तो आप सभी जुड़े हैं जिस चैनल के माध्यम से, वो एक विश्वसनीय चैनल है जिसपे आप सभी के साथ टारगेट ऑन कि जितने भी शिक्षक हैं वो सारे शिक्षक आप सभी के साथ बहुत ही निरंतर प्रयास करेंगे आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। पीसीएस 2026 का नोटिफिकेशन जो आप सभी का है वो अब आउट हो चुका है। 750 सीटों पे ये आपकी वैकेंसी अभी आउट हो चुकी है। ये सबसे बड़ी वैकेंसी मानी जाएगी क्योंकि अभी नोटिफिकेशन इतनी वैकेंसीज पे नहीं होते हैं दोस्तों। तो आप सभी को बहुत ही तैयारी के साथ, बहुत ही मजबूती के साथ लग जाना है। मेरी एक लाइन को याद रखते हुए कि अगर आपको खुद पे विश्वास है, खुद पे भरोसा है, तो आप ये अपना ये किला फतह कर जाएंगे। क्योंकि दोस्तों लाइन है मेरी कि हौसले होश में मिलते हैं, होश खोने से नहीं, और मुकद्दर जोश में खिलते हैं, जोश खोने से नहीं। तो आप सभी अपना जोश, अपना हौसला, अपना होश बनाए रखिएगा, क्योंकि अगर आपको खुद पे विश्वास है तो अगली लाइन आप सभी के लिए कि लगन हर काम को आसान बना देती है और भक्ति पाषाण को भगवान बना देती है। तो मित्रों, आप सभी के लिए अगर मैं कहूं इतिहास विषय कैसे मैं सॉर्ट आउट करूंगा, तो एक एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। कि हिस्ट्री में अगर हम लोग देखें तो वैसे आप अच्छी तरीके से जानते हैं इतिहास विषय में आप सभी को प्रीलिम्स में अगर हम लोग देखें, पीटी में अगर हम लोग देखें, तो सबसे पहली बात है कि सबसे पहला खंड है प्राचीन इतिहास का, ठीक है, प्राचीन इतिहास, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो दूसरा जो खंड हो जाता है हमारा वो है मध्यकालीन, है ना, इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, ठीक है, इतिहास। दोस्तों इसके साथ अगर हम लोग तीसरा सबसे महत्वपूर्ण खंड देखें तो वो है हमारे लिए आधुनिक भारत, है ना, आधुनिक भारत, ठीक है। आधुनिक भारत के साथ साथ अगर थोड़ा सा भी अगर हम लोग देखें तो एक खंड और हमारे साथ में कनेक्टेड हो जाता है और वो खंड है आपका कला एवं संस्कृति, ठीक है, कला एवं संस्कृति, ठीक है। तो दोस्तों आप देखें कला एवं संस्कृति को लेकर के, ठीक है, अब प्रश्न की संख्या बढ़ रही है, प्रश्न लगातार यहां से ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 सेक्शन है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का
इतिहास दोस्तों, इन तीनों खंडों पे, इन चारों खंडों पे हम लोग बहुत ही बेहतर पकड़ बनाएंगे और ये पकड़ आप सभी के लिए, ठीक है, आपकी परीक्षा में आप सभी का आत्मविश्वास बढ़ाएगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी। तैयार हो जाइए आप सभी इस परीक्षा को देने के लिए। बहुत ही सुनहरा अवसर है दोस्तों, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी का अवसर जो है दोबारा आपको जल्दी नहीं मिलने वाला है और बहुत जल्दी वैकेंसी क्लियर होगी। चुनाव से पहले वैकेंसी क्लियर हो जाएगी, तो आप सभी अपनी तैयारी मजबूत कर लीजिए। चलिए एक एक पन्ने को खोलते हैं, एक एक पन्ने को खोलते हैं और देखते हैं कि अगर आप सभी को प्राचीन इतिहास पढ़ना है, ठीक है, प्राचीन इतिहास पढ़ना है, तो वो प्राचीन इतिहास कैसे कवर होगा। दोस्तों हम लोग जो पढ़ेंगे तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा मित्रों, वो टॉपिक होगा हमारा इतिहास जानने का स्रोत, है ना, इतिहास जानने का स्रोत, है ना। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक हिडन टॉपिक है, एक हिडन टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बहुत छिपे हुए होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं आपसे तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका, है ना, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं तो इसमें सबसे पहला आएगा, ठीक है, पुरातात्विक, है ना, पुरातात्विक स्रोत। अब मित्रों पुरातात्विक स्रोत में अगर मैं देखूं तो इसमें आपको दो टॉपिक बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको अभिलेख पढ़ना पड़ेगा, आपको मुद्रा पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, मुद्रा पढ़नी पड़ेगी। दूसरा है आपका साहित्यिक स्रोत, है ना, साहित्यिक स्रोत, ठीक है, साहित्यिक स्रोत। अब ये साहित्यिक स्रोत जो होगा ये आप ध्यान रखिएगा, आपको इसमें देखना पड़ेगा। एक तो आपको हमारे धार्मिक साहित्यिक स्रोत पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, धार्मिक साहित्य। दूसरे आपको धर्मेत्तर पढ़ने पड़ेंगे, है ना, धर्मेत्तर। फिर तीसरा जो है वो आपको विदेशी विवरण पढ़ना रहेगा, है ना, विदेशी विवरण पढ़ना पड़ेगा। ये तीनों जो ये जो टॉपिक हैं ये बहुत हिडन टॉपिक हैं। अगर मैं आपसे कहूं ऐसे कि चलो अभिलेखों के बारे में आप मुझे समझाओ, ठीक है, अभिलेखों के बारे में आप मुझे बताओ, तो अभिलेख में अगर मैं कहूं तो एक ऐसे अंकित स्रोत हैं जो कागज पर नहीं बल्कि किस पे लिखे जाते हैं, पत्थर पर लिखे जाते हैं, पत्थर पर लिखे, है ना, स्रोत हैं ये, ठीक है, पत्थर पर लिखे स्रोत हैं, प्रमाणित स्रोत माने जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे प्रथम अभिलेख, आप आंसर दीजिएगा अपने अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है, प्रथम अभिलेख बताइए कहां का, है ना। अगर मैं कहूं आपसे कि पूरे मध्य एशिया का, है ना, मध्य एशिया का पहला अभिलेख आप सभी मुझे बताइए, ठीक है, तो आपका जवाब क्या होगा। मैं कहूं चलिए दूसरा प्रश्न बताइए, भारत का अभिलेख, भारत का पहला अभिलेख, पहला अभिलेख, ठीक है, कौन सा होगा। आप सभी इसके बॉक्स को बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर। आप बताइए संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख कौन सा होगा, संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख, पहला अभिलेख, ठीक है। तो ये आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझाना पड़ेगा मित्रों, ठीक है, कि बताइए आप सभी का पहला अभिलेख, भारत का, मध्य एशिया का पहला अभिलेख, इसके बारे में आपको पूरी चर्चा करनी होगी, बताना पड़ेगा। ये प्रश्न आपसे आएगा। फिर अब मैं अभिलेखों के बारे में और अगर आपसे मैं कहूं तो आप जैसे बताइए कि सबसे पहला जो, अगर मैं कहूं आपसे कि क्या आपको जूनागढ़ अभिलेख के बारे में पता है, क्या आपको प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पता है, ठीक है, प्रशस्ति के बारे में पता है, क्या आपको, है ना, आपको एहोल अभिलेख के बारे में पता है, ठीक है, क्या आपको एरण अभिलेख के बारे में पता है आपको सती प्रथा का पहला शख्स कहां से मिला था। हर्षवर्धन जब दक्षिण की ओर चढ़ाई करता है तो वो किस अभिलेख में मिलता है, समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख कहां मिलता है, ठीक है। क्या आप बताएंगे कि सुदर्शन झील का निर्माण किस अभिलेख में मिलता है, आप बताएंगे कि पहली बार जो भूमिदान का अभिलेख मिलता है वो कहां मिलता है, ठीक है। तो आप सभी को दोस्तों इन ऐसे प्रश्नों का उत्तर बहुत ही डेप्थ से हम बताने वाले हैं, बहुत ही गहराई से हम आपको लेके चलने वाले हैं। हम आपको बताएंगे बेस नगर का, है ना, बेस नगर का गरुड़ ध्वज अभिलेख, है ना, गरुड़ ध्वज अभिलेख में क्या क्या बातें लिखी गई हैं हम आपको बताएंगे, बहुत बारीकी के साथ आपको एक एक टॉपिक समझाएंगे कि नागनिका का नाना घाट अभिलेख, नाना घाट अभिलेख कहां क्या है, ठीक है, नाना घाट अभिलेख। आपसे अगर मैं पूछूं कि वह कौन सा अभिलेख है जिस अभिलेख में सातवाहन काल के शासक का कहना है कि मेरा घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था, ऐसे ही तो प्रश्न आप सभी के आते हैं जो गलत हो जाते हैं क्योंकि आपकी डेप्थ उच्च लेवल पे नहीं होती है। दूसरा टॉपिक अगर हम आ जाएंगे दोस्तों मुद्रा से पढ़ने, ठीक है,
तो मुद्रा में आप सभी को पढ़ाएंगे, क्या पढ़ना है मुद्रा में, कि पहली बार मुद्रा व्यवस्था, है ना, पहली बार मुद्रा व्यवस्था कहां से शुरू हुई, पहली बार अर्थव्यवस्था में विनिमय का साधन मुद्रा कब बनी। पहली बार सोने का सिक्का किसने चलाया, पहला सोने का सिक्का, पहला चांदी का सिक्का, पहला तांबे का सिक्का। पहली बार आपको बताना होगा मित्रों की पहली बार सबसे ज्यादा सर्वाधिक सोने का सिक्का किसने चलाया, किस काल में चलाया, शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया, शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया। ध्यान रखिएगा, आपको एक प्रश्न का जवाब और देना होगा कि पहली बार द्विभाषीय सिक्का किसने चलाया, द्विभाषीय सिक्का किसने चलाया। ठीक है, ये क्या आप सभी को ये प्रश्न रटे हुए हैं, तैयार हैं? क्या आपको रटने की जरूरत पड़ती है? अगर रटने की जरूरत पड़ती है तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि अब हम आपको कॉन्सेप्ट से समझा देंगे, तो आपको इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, जब हम पढ़ते हैं पहला शासनकाल हमारा साहित्य का, ठीक है, तो क्या साहित्य के स्रोत में आपको पता है कि पहली बार अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, रामायण, अगर मैं अपने साहित्य में आते हैं, ठीक है, साहित्य के अंतर्गत सबसे पहली बात, क्या आपको सभी वेदों के बारे में जानकारी है ना, वेदों की जानकारी है। ठीक है, वेदों में क्या क्या लिखा गया है, किस वेद में क्या लिखा गया है। अगर मैं कहूं एकम सत्यम बहुधा विप्रा वदंती, एकेश्वरवाद की कल्पना कहां की गई है, पहली बार जातिवाद की जाति व्यवस्था की बात कहां कही गई है, पहली बार समाज में महिलाओं को, है ना, किस वेद के अंतर्गत महिलाओं के अधिकार का हनन करने की बात की गई है, कर्मकांड की बात कहां की गई है, संगीत शास्त्र की बात कहां की गई है, कहां पे छुआछूत के बारे में जानकारी मिलती है, बेटी को बोझ किस अभिलेख में कहा गया है, किस अभिलेख में पहली बार राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलता है, किस अभिलेख के अंतर्गत पहली बार आपको राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है, कब राजत्व की जानकारी मिलती है। ये सारे प्रश्नों का जवाब हम देने के लिए आ रहे हैं आप सभी को आपके पसंदीदा चैनल पर। दोस्तों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी जुड़े रहें। वेदों की जानकारी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि ब्राह्मण क्या होते हैं, है ना, ब्राह्मण के बारे में बताएंगे, हम आपको आरण्यक के बारे में बताएंगे, एक एक कहानी बताएंगे, हम आपको उपनिषद बताएंगे, उपनिषद, किस उपनिषद के अंतर्गत आत्मा परमात्मा का एकीकरण है, किस उपनिषद के अंतर्गत पुनर्जन्म का उल्लेख किया गया है, किस उपनिषद के अंतर्गत हमें, है ना, तर्क संगत संपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, आरण्यक का अर्थ क्या होता है, वेदों के उपनिषद कौन कौन से हैं, वेदों के आरण्यक कौन कौन से हैं, किस वेद के क्या ब्राह्मण हैं, इनके उपवेद कौन कौन से हैं, है ना, वेदों के उपवेद कौन कौन से हैं, वो सारी जानकारी एक साथ एक टॉपिक में आपको समझाने के लिए हम आ रहे हैं। तो आप सभी जब बहुत ही बेहतर तरीके से दोस्तों तैयार रहेंगे, तो इस तैयारी में हम आपके साथ और मजबूती से आ जाएंगे। तो सारे प्रश्नों का जवाब आप सभी को आपके लगातार कंटेंट में मिलने वाला है। दोस्तों, जब आप पढ़ते हैं पहला, है ना, टाइम पीरियड पाषाण काल, है ना, पाषाण काल, तो पाषाण काल में अगर आपको हम कहते हैं कि हम पढ़ाएंगे पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल, तो क्या पूरा पाषाण काल में आप मुझे बता पाएंगे कि इसके 3 जो भाग होते हैं, ठीक है, एक हम कहते हैं निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा हम कहते हैं कि मध्य पुरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पुरा पाषाण काल, ठीक है, और तीसरा है दोस्तों उच्च पुरा पाषाण काल। तो क्या आपको एकदम क्लियर है कि आग की खोज कहां हुई थी, पहली बार मानव ने बुद्धि का प्रयोग कहां किया था, मानव के बारे में पहली बार आवासीय जानकारी कहां से मिली थी, चित्रकला की जानकारी मानव को कहां से मिली, कब मानव ने वस्त्र पहनना शुरू कर दिया, वो स्थल कौन कौन से हैं। अगर मैं आपको पहचान करने की बात कहूं तो क्या आप बेलन घाटी के बारे में जानते हैं, क्या आप मिर्जापुर घाटी के बारे में जानते हैं, क्या आप
भीमबेटका के बारे में पूरी जानकारी आपको पता है। आपको पता है कि भीमबेटका किस झील के किनारे बसा हुआ है? भीमबेटका को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? भीमबेटका की खोज किसने की थी? क्या भीमबेटका से हमें पाषाण काल के तीनों कालों की जानकारी मिलती है या सिर्फ पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है? बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट आप सभी को देंगे दोस्तों। आप देखेंगे अगला जब हम पढ़ाएंगे आपको मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तो आपको दोस्तों बहुत बहुत आहिस्ते से हम बताएंगे, बहुत सामान्य से बताएंगे कि पहली बार यहीं से पशुपालन की शुरुआत हुई। ठीक है, पहली बार यहीं से हड्डी के औजार मिलने शुरू हुए, हड्डी के औजार मिलने शुरू हुए। तो आपका क्वेश्चन दोस्तों ये आता है कि पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले, हड्डी के औजार हमें कहां से मिले। ठीक है, क्या मानव यहाँ पे होमोसेम्पियंस हो जाता है ना? होमोसेम्पियंस मानव हो जाता है। ठीक है, तो होमोसेम्पियंस मानव के क्या गुण हैं? ठीक है, मानव अपने बुद्धि का प्रयोग करके कैसे आगे बढ़ता है? आपको क्या नवपाषाण काल के बारे में जानकारी है? नवपाषाण काल के बारे में अगर मैं आपसे कहूं एग्रीकल्चर की खोज हुई, कृषि की खोज हुई, प्रश्न ये होगा कि कहां से हुई। अगर आप बताएंगे मेहरगढ़ से हुई तो मैं कहूंगा आधुनिकतम स्थान बताइए। क्या सच में आपको लहुरा देव के बारे में पता है? क्या आपको पता है कि लहुरा देव उत्तर प्रदेश के किस जिले में आता है? लहुरा देव में किस साल खोज की गई? लहुरा देव की किस साल पहचान की गई? कौन से अनाज में लहुरा देव से प्राप्त होते हैं? चावल के दाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? धान की भूसियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? पहली बार स्थायी जीवन के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कहां से हमें आवासीय संरचनाएं मिली हुई हैं? हम बताएंगे आपको कृषि की खोज, स्थायी जीवन की खोज, जीवन की खोज। हम आपको बताएंगे कि पहली बार आवासीय संरचना का निर्माण कब हुआ, मनुष्य ने सबसे पहला अनाज कौन सा बोया और पहली बार अनाज की व्यवस्थाओं का क्रम कैसे शुरू हुआ, मनुष्य के जीवन में कैसे बाजार की उत्पत्ति हुई, समाज की उत्पत्ति हुई। किसने नवपाषाण काल को क्रांति का काल कहा? किसने कहा क्रांति का काल है ये? ठीक है, क्रांति का काल हम आपको समझाने वाले हैं दोस्तों पूरे चैप्टर्स में। इसके बाद जब हम आपको पढ़ाएंगे सिंधु सभ्यता, है ना, सिंधु सभ्यता, तो ये सिंधु सभ्यता आप में हम आपको बताएंगे कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। हम आपको बताएंगे कि सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं। हम आपको बताएंगे कि इसको मेलुहा सभ्यता क्यों कहा जाता है ना, मेलुहा सभ्यता क्यों कहा जाता है। हम आपको बताएंगे कि इसको हम एक नाम और देते हैं जिसे हम सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया? हम आपको बताएंगे इसके प्रथम नगरीकरण की सभ्यता आपको बताएंगे। इसके बारे में हम इसकी महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बताएंगे, स्थलों की जानकारी देंगे, की जानकारी आपको देंगे। आप दोस्तों आप मुझे बताइए कि क्या आपको पता है कि सब विशाल स्नानागार कहां से मिला हुआ है? विशाल स्नानागार, ठीक है। विशाल अन्नागार के बारे में आपको पता है। कांस की नर्तकी कहां से मिली है? कांस की नर्तकी कहां से मिली है बताइए आप सभी कमेंट बॉक्स में। आपको जानकारी है कि पशुपति शिव कहां से मिले हुए हैं? पशुपति, है ना, शिव की जानकारी कहां से मिली है? भूकंप की जानकारी कहां से मिली है? ठीक है, कहां से स्टेडियम की जानकारी मिली है? कहां से एक लोमड़ी के एक सांप के पीछा करते हुए का चित्र मिला है? कहां से गरुड़ का चित्र मिला हुआ है? कहां से हमें उर्वरता की देवी के चित्र मिले हैं? कहां से हवन कुंड के चित्र मिले हैं? कहां से हमें कांसे की, कहां से हमें तांबे की हल के प्रमाण मिलते हैं? कहां से हमें यज्ञ कुंड तंत्र मंत्र के प्रमाण मिलते हैं? बहुत खुली चर्चा होगी आप सभी के साथ। क्या आपको इसके समाज के बारे में जानकारी है? क्या समाज मातृसत्तात्मक था? मातृसत्तात्मक क्यों था? इसकी जानकारी है। क्या इनकी राजनीतिक व्यवस्था, यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था थी तो किस स्थल से हड़प्पा काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। आपको बताना होगा कि यहाँ का धार्मिक स्वरूप कैसा था, यहाँ पे कैसा धर्म था। क्या यहाँ पे प्रकृतिवाद था, प्रकृतिवाद के साथ यज्ञ था, या उपयोगितावाद धर्म था यहाँ पे? अगर यहाँ पे धर्म जो था उपयोगितावादी सिद्धांत था, उपयोगितावादी सिद्धांत पर था, तो दोस्तों उपयोगितावादी का मतलब क्या होता है? ठीक है, आपको दोस्तों यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में पता था। अगर हम इसे कहते हैं कि ये पहली नगरीय सभ्यता थी तो क्या आप मुझे बता पाएंगे नगरी की परिभाषा क्या होती है? क्यों हम इसको नगरीय सभ्यता कहते हैं? क्यों यहाँ पे व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं? व्यापार के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? हम किन राज्यों से किसका व्यापार करते थे? किन धातुओं का, किन वस्तुओं का व्यापार करते थे? मेसोपोटामियाई कल्चर और हड़प्पा कल्चर में क्या अंतर था?
हड़प्पा सभ्यता से आज कौन सी ऐसी विशेष वस्तुएं हैं जिनका उपयोग आज भी हम अपने जीवन में करते हैं? क्या मेसोपोटामिया सभ्यता से ज्यादा विकसित हड़प्पा सभ्यता थी, या हड़प्पा सभ्यता से या मेसोपोटामिया से ज्यादा हड़प्पा सभ्यता विकसित थी? इन दोनों के बीच का अंतर समझना है तो आप सभी को क्लास में अवेलेबल रहना होगा, देखना होगा लगातार हमारी क्लासेस को, और दोस्तों आपको ज्वाइन करना पड़ेगा बैच। तो आप देखेंगे यहाँ पे फिर हम जब आएंगे वैदिक काल में, तो वैदिक काल में दोस्तों हम पढ़ाएंगे तुलनात्मक अध्ययन। वैदिक काल हम लोग पढ़ेंगे, है ना, तुलनात्मक अध्ययन, है ना, तुलनात्मक अध्ययन पढ़ेंगे। और ये अध्ययन सबसे शानदार होगा क्योंकि जब हम आपको समाज पढ़ाएंगे, समाज पढ़ाएंगे तो एक तरफ हम आपको पढ़ाएंगे पूर्व वैदिक काल, है ना, पूर्व वैदिक काल, ठीक है, तो हम बताएंगे आपको दूसरी तरफ उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल। जब हम आपको धर्म पढ़ाएंगे, ठीक है, तो धर्म में भी हम आपको समझाएंगे कि जो पूर्व वैदिक काल का धर्म था वो क्या था और उत्तर वैदिक काल का धर्म क्या था। ऐसे ही हम आप सभी को राजनीति पढ़ाएंगे, है ना, राजनीति। तो आपको देखेंगे एक तरफ पूर्व वैदिक काल आपका आएगा तो दूसरी तरफ उत्तर वैदिक काल आएगा। दोस्तों आपको पहचानना होगा राजा अनुवांशिक कहाँ था, राजनीति शुरू कहाँ से होती है, सेना परमानेंट कैसे होती है, कर व्यवस्था कब लागू होती है, पहली कर क्या प्रणाली क्या थी। तो आपको दोस्तों यहाँ की अर्थव्यवस्था देखनी पड़ेगी, अर्थ व्यवस्था आपको देखनी पड़ेगी। ये दोनों समय काल का आपको तुलनात्मक तरीके से कहाँ आप देखेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि अर्थव्यवस्था में पूर्व वैदिक काल में हम लोग करते हैं पशुपालन, ठीक है, पशुपालन प्लस कृषि, ठीक है, कृषि। तो दोस्तों यहां आपको लिखना पड़ेगा कृषि प्लस पशुपालन। ये आखिर ये अंतर क्या है, आपको अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उत्तर वैदिक काल में प्राथमिक अर्थव्यवस्था का केंद्र क्या था, तो कृषि था। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि पूर्व वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का प्राथमिक स्रोत क्या था, तो वो पशुपालन था। तो आपको इसका अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या इस बात का अंतर समझ पा रहे हैं कि आप नहीं? अगर मैं कहूंगा कि महिलाओं की स्थिति यहाँ पे अच्छी थी, ठीक है, तो यहां महिलाओं की स्थिति में डिक्लाइन को आपको पहचानना पड़ेगा। अगर मैं कहूंगा धर्म यहाँ उपयोगितावाद था, तो यहां आप कहेंगे प्रजापति सबसे महत्वपूर्ण धर्म, महत्वपूर्ण नायक हो जाते हैं और कहते हैं कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। क्या आप इस अंतर को समझ पा रहे हैं? क्लियरिटी है आप सभी को राजनीतिक विचारधारा में? राजा कहां निरंकुश होगा, कहां राजा, है ना, कमेटी के बेस पे काम करेगा, समिति के बेस पे काम करेगा, कहां पे सभा समिति विदत और गण जैसी संस्थाएं थी, तो कहां राजा निरंकुश हो जाता है, वंशानुगत शासन हो जाता है, राजा डिक्टेटर हो जाता है। ये बात आपको बहुत ही तुलनात्मक तरीके से सीखनी पड़ेगी दोस्तों। तो पूरा अध्ययन हम लोग इस बेस पे करने वाले हैं। वैसे अगर हम लोग जब इसके बाद जब शुरू होता है हमारा, तो हम महाजनपद पढ़ते हैं, ठीक है, महाजनपद पढ़ते हैं। अब जब महाजनपद पढ़ेंगे तो महाजनपद में हम आप सभी को एक तरफ जनपद पढ़ाएंगे, ठीक है, तो दूसरी तरफ राजधानी लिखाएंगे। आपको बताएंगे कि राजधानी कितनी होती है। अगर 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद अगर थे, तो इसमें से कितने महाजनपद, 14 महाजनपद जो हैं, महाजनपद जो हैं ये राजतंत्र थे, है ना, राजतंत्र थे। तो 2 जो थे वो गणतंत्र थे। अब आपका जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि वो 2 गणतंत्र कौन से थे, ठीक है। सर्वाधिक अगर मैं कहूं कि महाजनपद किस राज्य में आते थे, तो वो यूपी राज्य में है। क्या आप इनका नाम जानते हैं? क्या आप इनकी राजधानी बता पाएंगे? ठीक है, अगर नहीं तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि क्लास में हम होंगे आपके साथ और हम एक एक छोटी छोटी बात पे करेंगे डिस्कशन। कहां कौन कौन सी राजधानी की क्या विशेषताएं थी, इन प्रत्येक राजधानियों की क्या विशेषताएं थी, आखिर कहां से घोड़े सबसे ज्यादा मजबूत मंगाए जाते थे, कहां शिक्षा व्यवस्था सबसे बेहतर थी, कहां की अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर थी, इन सभी पहलुओं पे हम लोग एक खुली चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपको लग रहा हो कि मैं छोड़ रहा हूं आपकी 6ठी शताब्दी, है ना, 600 BC में धार्मिक परिवर्तन, है ना, धार्मिक पुनर्जागरण, अगर तो धार्मिक पुनर्जागरण, है ना, जागरण मैं छोड़ नहीं रहा हूं, बल्कि आपको एक कंटेंट के रूप में लेके आऊंगा। जब हम आपको एक तरफ पढ़ाएंगे, है ना, जैनिज्म, तो जैन धर्म में मैं आप सभी को समझाऊंगा कि जैन का धातु जो है वो जिन धातु से बना हुआ है। जिन का मतलब होता है विजेता, है ना, विजेता। और इनके इसमें थे तीर्थंकर को कहा जाता था विजेता। 24 तीर्थंकर टोटल हुए। तो आपसे मैं पूछूंगा कि ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में किन तीर्थंकरों का नाम है, ठीक है। आपसे मैं पूछूंगा कि वह कौन से तीर्थंकर थे जिनका काशी, है ना, जिनका जन्म जो है काशी में हुआ था, ठीक है, काशी में हुआ था।
काशी में हुआ था। मैं आपसे पूछूंगा कि जो महावीर स्वामी थे, ठीक है, उनका है ना बचपन का नाम क्या था, उनके बचपन का नाम क्या था, उनकी माता है ना किस कुल की थी, उनके पिता किस कुल के थे, उनकी पुत्री का क्या नाम था, दामाद का नाम क्या था, पहला विरोधी कौन था, पहला समर्थक कौन था। उन्होंने जो 4 आर्य सत्य जोड़े हैं, ठीक है, 4 आर्य सत्यों में से आर्य सत्य जोड़े ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है, आखिर वो किस तरीके से अपने संप्रदाय को कठोरतम बना रहे हैं, लेकिन जनप्रिय बता रहे हैं। कैवल्य की विचारधारा को आपको बताऊंगा कि आश्रव क्या है, संवर क्या है, निर्जरा क्या है, मोक्ष क्या है, कैवल्य क्या है। दोस्तों जब हम बुद्धिज्म को पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे, तो हम कहेंगे ये धर्म, इसका मतलब होता है प्रकाश, ठीक है, प्रकाश के गुण से संपन्न, प्रकाश के गुण से संपन्न अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला धर्म। इनका पहले खंड में हम लोग पढ़ेंगे, इनकी जीवनी पढ़ेंगे, इनके माता पिता, इनकी पत्नी, बच्चे, इनके घोड़े का नाम, इनके रथ का नाम, इनके सारथी का नाम, ठीक है, पढ़ेंगे। इन्होंने पहली बार गृहत्याग किया तो कहाँ गए, ठीक है, गृहत्याग करने के पहले इन्होंने 4 दृष्टिकोण से देखे। वो वृद्ध देखा, वो मृत व्यक्ति देखा, वो एक बीमार व्यक्ति देखा। पहला उन्होंने वृद्ध व्यक्ति देखा, फिर बीमार व्यक्ति देखा, फिर एक मृत व्यक्ति देखा, फिर सन्यासी देखा। इन्हीं से निकलता है 4 आर्य सत्य, दुख सभ्यम दुखम, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दोस्तों इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पूरी जानकारी अर्जित करेंगे, और एक एक मध्यम प्रतिपदा क्या है क्षणिकवाद, क्या है जैन धर्म में पुद्गल की पद्धति, इन सारी विषयों पे आप सभी को जो कंटेंट मैं देने वाला हूं। पिछले 12 साल से दोस्तों मैं सिविल सर्विसेज में इतिहास विषय पढ़ा रहा हूं, और इतिहास विषय में एक तरीके से कहा जाए एक शोध कर लिया है कि प्रश्न कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, उनका जवाब कैसे देना है। तो आप सभी को बिल्कुल निर्भीक होकर के जुड़ना है, ठीक है, विश्वास करते हुए जुड़ना है। इतिहास विषय का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। गलत वही होगा जो या तो एग्जाम में गलत पूछा गया होगा, या तो फिर किसी का सही नहीं होगा। सही जिसका होगा उसका तुक्के से सही होगा। पढ़ा हुआ व्यक्ति उस प्रश्न को सही नहीं कर सकेगा, अगर करेगा तो आप भी उसमें से होंगे। तो आप सभी को दोस्तों ये विश्वास करना होगा यहाँ इस विषय पे। अगर हम जब पढ़ेंगे दोस्तों मौर्य काल, तो मौर्य काल के अंतर्गत हम देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे मगध वंश, है ना, मगध आपको पढ़ेंगे, मगध, है ना, मगध वंश अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम दोस्तों आपको समझाएंगे इस मगध वंश में सबसे पहले हर्यक आया, हर्यक वंश आया। तो आप हर्यक वंश में जब पढ़ेंगे तो शासकों का क्रम पढ़ेंगे। आप कहेंगे जो संस्थापक था उसका नाम था बिंबिसार। आप कहेंगे इसके बाद इसका पुत्र आया अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु। इसके बाद आया उदयन, है ना, उदयन। फिर इसके बाद आया है दोस्तों नागदशक। नागदशक को इसके ही मंत्री शिशुनाग ने काट लिया, है ना, शिशुनाग ने काट दिया और एक वंश की स्थापना की जिसका नाम है नागवंश। और नागवंश का संस्थापक था शिशुनाग। दूसरा शासक है कालाशोक, कालाशोक। और तीसरा शासक है महानंदिन। दोस्तों महानंदिन को मारा महापद्म नंद ने, और फिर एक वंश की स्थापना कर दी जिसका नाम है ना, नंदवंश, ठीक है, नंदवंश। और दोस्तों नंदवंश की स्थापना करने के बाद एक शासक आता है घनानंद, और घनानंद फिर वर्सेस कैसे होता है चाणक्य, और फिर चाणक्य की कैसे मुलाकात होती है चंद्रगुप्त से, और इस वंश का विनाश करके कैसे स्थापित होता है मौर्य वंश। पूरी कहानी हम आपको देंगे, पूरा विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। वह कौन सा शासक था जिसके समय काल में पहली बौद्ध संगीति हुई, वह कौन सा शासक काल था जिसके समय में दूसरी बौद्ध संगीति हुई, वह कौन सा शासन काल था जिसे, ठीक है, ब्राह्मण शासन काल कहा जाता है, वह कौन सा शासक था जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की, किस गांव का नाम बदल करके उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की, तो वह कुसुमपुर गांव था। कुसुमपुर गांव को बदल करके उसने पाटलिपुत्र नाम के गांव की स्थापना की। तो दोस्तों पूरा क्रम ही आपको बताने वाला है किसके शासन काल में, है ना, सिकंदर का आक्रमण हुआ, है ना, सिकंदर का आक्रमण हुआ। वह कौन सा शासक था जो सिकंदर से युद्ध लड़ा नहीं, भाग गया, ठीक है। वह कौन सा शासक था जिसने, ठीक है, चाणक्य का अपमान किया, और फिर चाणक्य ने अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त की खोज की, और चंद्रगुप्त की खोज करने के बाद उसे तैयार कर एक नायक बनाया। हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, ठीक है। और जब हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य तो दोस्तों हम देखेंगे कि इसकी जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं, वो कौन कौन सी पुस्तकें हैं, ठीक है ना। देवी हम कहेंगे कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो इसके बारे में जानकारी देती हैं।
ठीक है। फिर हम इसके बारे में बताएंगे आपसे कि क्या चाणक्य की पुस्तकों के बारे में आप सभी को पता है। चाणक्य की पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र तो आपको पता है, लेकिन क्या आपको पता है अर्थशास्त्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है ना? अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? इनकी दूसरी पुस्तक का नाम है चंद्रगुप्त कथा। क्या आपको इसके बारे में पता है? ठीक है। क्या आपको देवी चंद्रगुप्तम नाटक के बारे में पता है? देवी चंद्रगुप्तम नाटक के बारे में पता है? इसके लेखक कौन है पता है आपको? अच्छा, क्या आपको पता है कि चंद्रगुप्त का साम्राज्य कहां कहां फैला हुआ था, है ना? साम्राज्य कितना बड़ा था? साम्राज्य की जानकारी के बारे में आपको पता है? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि चंद्रगुप्त के दक्षिण भारत के विस्तार के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? मैं आपको हिंट भी देता हूं, संगम साहित्य से मिलती है। लेकिन अब आपको प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में कि संगम साहित्य में किस ग्रंथ के अंतर्गत वह जानकारी मिलती है। अगर मैं आपको एक दिशा दे देता हूं तो आप सभी दिशा को भरिए कि नॉर्थ की तरफ की जानकारी कैसे मिलती है, साउथ की तरफ जानकारी, वेस्ट की तरफ और ईस्ट की तरफ की जानकारी कैसे मिलती है। वो कौन कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम ये जानकारी कर पाते हैं कि यहां पर, ठीक है, इसके ये जो है यहां पे इसका साम्राज्य था। अब हम जब अशोक को पढ़ते हैं तो क्या आपको पता है कि अशोक ने, है ना, 269 बीसी में, ठीक है, सिंहासन अर्जित किया। 261 बीसी में इसने कलिंग पे बैटल किया, ठीक है। और फिर इसके बाद देखिए 8वें वर्ष जब इसने कलिंग पर आक्रमण किया तो क्या आपको पता है 10वें वर्ष इसने क्या किया? ठीक है, इसने अपने 14वें वर्ष में क्या किया? ठीक है, इसने 20वें वर्ष में क्या किया? ठीक है, ये 20वें वर्ष में कहां की यात्रा पे गया था? 14वें वर्ष किस विभाग की यात्रा की थी? 10वें वर्ष कहां की यात्रा की थी? 8वें वर्ष इसने क्या किया था? अगर आप कहेंगे कि हाँ सर मुझे पता है, यहाँ पे तो धम्म की घोषणा की थी, ठीक है, यहाँ तो बोध गया था, ठीक है, बोध गया था, यहाँ तो लुम्बिनी गया था, तो ठीक बात है, आपको पता है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि इसकी बताइए धर्म की परिभाषा कहाँ दी? और आप मुझे बताइए धर्म की व्याख्या, ठीक है, व्याख्या किस स्तंभ लेख में है? स्तंभ लेख में है। तो आपको दोस्तों ये बात पढ़ना पड़ेगा। क्या आपको पता है कि धम्म की परिभाषा क्या है? अपा सिन्वे बहुकयाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे च इति धम्म। इस परिभाषा को कहां दिया गया है? इसकी व्याख्या कहां दिया गया है? इसका विस्तार कहां दिया गया है? इसकी पूरी जानकारी हम लोग दोस्तों करेंगे। आपकी 14 अभिलेख हैं, 14 अभिलेख हैं, ये 8 जगह से मिलते हैं, ठीक है। 7 स्तंभ लेख हैं, है ना, स्तंभ लेख हैं, ये 6 जगह से मिलते हैं। आपको पता है वो 8 जगहों का नाम, 6 जगह का नाम? क्या सरलता से आपको याद करना कठिन हो जाएगा? नहीं कठिन होगा, क्योंकि हम करेंगे आपके लिए सरल, बहुत ही सरल दोस्तों। इसी के साथ साथ जब हम पढ़ते हैं मौर्योत्तर काल, है ना, और हम पढ़ाएंगे प्रशासन, पूरा मौर्य वंश का प्रशासन पढ़ाएंगे। मौर्योत्तर काल जब हम लोग पढ़ेंगे तो मौर्योत्तर काल में आपको दिखाएंगे कि कुछ देशी शासक हैं, है ना, कुछ देशी शासक, जैसे अगर हम कहेंगे पहले आएगा शुंग वंश, है ना, शुंग वंश, दूसरा आएगा, ठीक है, कर्ण वंश, तीसरा आएगा सातवाहन, ठीक है, फिर चौथा आएगा चेदी वंश, ठीक है। अब इनके शासकों का क्रम आपको सुनना है। क्या आपको पता है कि स्मृति ग्रंथ की रचना कहां पे हुई? पहली स्मृति क्या थी? अगर पहली स्मृति आपको पता है मनुस्मृति है, तो मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद क्या है ना? मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? बताइए आप सभी कमेंट बॉक्स में, है ना। आपको पता है कि महाभारत और रामायण की रचना कब हुई? भीष्म पर्व की रचना कब हुई? ठीक है, आपको ये सब जानकारी हम देंगे। कर्ण वंश में कितने शासक थे? 4 शासक थे, कुल मिला के 75 साल शासन करते हैं। तो वो शासक कौन कौन से थे? कौन सा ऐसा अंतिम वंश, ऐसा शासक था जिसकी समाप्ति करके सातवाहन वंश की स्थापना हुई? सातवाहन वंश का संस्थापक जो था सिमुक था। तो सिमुक किसका सामंत था, है ना? सिमुक किसका सामंत था, ये बात आपको बतानी पड़ेगी। चेदी वंश में आप जानते हैं इसे महावज्ञ, है ना, वंश भी कहा जाता है, महावज्ञ वंश, ठीक है। क्या आपको पता है कि खारवेल इसी वंश का राजा था? क्या आपको यह जानकारी है कि हाथी गुफा अभिलेख, है ना, हाथी गुफा अभिलेख इसी के द्वारा लिखा गया है? कितने वर्ष का वर्णन है इसमें, ठीक है, क्या क्या वर्णन है? क्या मैं कहूं कि कलिंग में नहर का वर्णन यहीं से मिलता है? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप मुझे बताएं, ठीक है, कि पहली बार जो जानकारी यहां से होती है, ठीक है, एक क्या कहते हैं, कलिंग पे आक्रमण की, तो यहीं से होती है, ठीक है।
तो आप सभी को दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा कंटेंट। अगर कंटेंट तैयार है तो आपका एग्जाम में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। छोटी छोटी बातें करेंगे हम लोग जो आपके एग्जाम में आपको सपोर्ट करती हैं। फिर दोस्तों आप सभी को देखिए, यहाँ पे जब हम लोग आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि भैया यवन आए पहली बार, इन्हीं को इंडो ग्रीक कहते हैं। मेनांडर यहीं आया, मिलिंद पनोह यहीं हुआ, ठीक है। मिलिंद पनोह में किसके साथ क्या डायलॉग हुआ, यहीं पे करेंगे। फिर इसके बाद यवन के बाद आएंगे आप यहाँ पे देखिए, यवन के बाद आपका आएंगे, ठीक है, शक आएंगे। क्या आपको रुद्रदामन प्रथम के बारे में पता है, ठीक है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख के बारे में पता है, संस्कृत भाषा के यही पहला अभिलेख था, इसके बारे में आपको जानकारी है। क्या आपको पता है पहला वंश कौन था, ठीक है। क्या गोंडो फर्नीस के बारे में आपको जानकारी है, गद्दे बहर तख्ते बही के बारे में जानकारी है, विंद फंड किसे कहा जाता है, ये सब कुछ बताने वाला हूं मैं आप सभी के इस कोर्स में। आपको बताने वाला हूं कुषाण वंश का शासनकाल, वह कौन सा शासक था जिसे इंटरनेशनल किंग कहा जाता था, अंतरराष्ट्रीय शासक कहा जाता था। कुजुल कैटफिशर्स, विम कैटफिशर्स, कनिष्क, हुवेश्क, वासुदेव, इन सभी शासकों के बारे में जानकारी देने वाला हूं आपको बहुत विस्तार पूर्वक। तो आप सभी अगर इस कंटेंट में जुड़ रहे हैं हमारे साथ तो आप हो जाएंगे निश्चिंत, क्योंकि आपको मिलने वाला है एक भारी भरकम कंटेंट। एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद कोई भी एग्जाम आप दीजिए आप हो जाएंगे बिल्कुल, है ना, निश्चिंत। आपको दोस्तों हम पढ़ाएंगे गुप्त वंश, है ना, गुप्त वंश पढ़ाएंगे। जब गुप्त वंश पढ़ाएंगे तो यहाँ फिर से हम आप सभी को बताएंगे गुप्त वंश को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, काल क्यों कहा जाता है। इसके स्रोत बताएंगे आप सभी को, कौन कौन सी पुस्तकों से, कौन कौन से अभिलेखों से जानकारी मिलती है। इसके महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे, चाहे वो राजा आपका श्रीगुप्त हो, घटोत्कच हो, चंद्रगुप्त प्रथम हो, समुद्रगुप्त हो, चंद्रगुप्त द्वितीय हो, स्कंद कुमार गुप्त हो, स्कंद गुप्त हो। उसके बाद चाहे आपको दोस्तों हम आपको पढ़ाएंगे बालादित्य के बारे में बताएंगे, है ना, आपको फिर उसके बाद प्रभदित्य के बारे में बताएंगे, अंतिम शासक तक हम आपको लेके जाएंगे। पूरे कंटेंट में हम आपको समझाने वाले हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो 9 रत्न रहते थे वो कौन कौन से थे, क्या थे उनके काम। छपड़क के बारे में क्या आप जानते हैं, क्या वराहमिहिर के बारे में आप जानते हैं, कालिदास को क्या कहा जाता था क्या आप जानते हैं, घटर पर्क क्या थे इनके दरबार में, क्या आपको अच्छी तरीके से पता है। सब कुछ बताएंगे आप सभी को। क्या आपको समुद्रगुप्त के बारे में पता है कि समुद्रगुप्त के उत्तर विजय को क्या कहा जाता था, दक्षिण विजय को क्या कहा जाता था। क्या दक्षिण विजय को धर्म विजय कहा गया, किसने कहा धर्म विजय, क्यों कहा धर्म विजय। क्या आपको पता है कि धरण विंध्य, है ना, धरण विंध्य, ठीक है, विंध्य और प्रसभो धरण का औचित्य क्या था। क्या आपको पता है ग्रहण मोक्षानुग्रह क्या है, ग्रहण मोक्षानुग्रह क्या है। ये पूरी जानकारी आप सभी को एक ही साथ एक कंटेंट में आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों आप सभी बहुत बेहतर तरीके से अपने कंटेंट को देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम आप सभी से डिस्कशन करेंगे गुप्तोत्तर काल के बारे में, है ना, गुप्तोत्तर काल, तो दोस्तों इसमें हम आप सभी को पढ़ाएंगे मौखरी वंश, ठीक है। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे गौड़ वंश, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे मालवा के शासक, ठीक है। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे वर्धन वंश, ठीक है। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे कन्नौज, है ना, और कन्नौज का त्रिपक्षी संघर्ष। तो आप सभी को दोस्तों एक एक टॉपिक आपको मिलने वाला है, जिस टॉपिक से आप सभी के कंटेंट क्लियर हो जाए। छोटी सी छोटी बात मैं नहीं छोड़ूंगा। आपको लगेगा कि मैं फैक्ट्स पढ़ा रहा हूं, ज्यादा फैक्ट्स पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं जानूंगा कि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं। अपने उन विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं जो पहली बार इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, वो पहले अटेम्प्ट में एसडीएम बनने का सपना देख रहे हैं, उनके सपने के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। जो लोग इस एग्जाम में हमें अगर लाइक करेंगे या हमारे चैनल के साथ कनेक्ट होंगे तो दोस्तों वो अपने आप को रिवीजन में माने, लेकिन हम उन बच्चों को भी टारगेट करेंगे जो बच्चे पहली बार इस एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं। तो आप सभी को हम इतिहास विषय में कंप्लीट स्टडी देने वाले हैं दोस्तों। जब हम मुगल काल आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, आपको मध्यकाल पढ़ाएंगे, तो मध्यकाल में आप समझिए कि हम आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाएंगे। पहले हम आपको पढ़ाएंगे अरबी पढ़ाएंगे, ठीक है, फिर हम आपको तुर्की पढ़ाएंगे, ठीक है। अरबी में हम आपको मोहम्मद बिन कासिम पढ़ाएंगे, तुर्की में हम आपको अल्पतगीन, सुबुक्तगीन, गजनवी, गौरी पढ़ाएंगे, फिर आपको पढ़ाएंगे दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम दोस्तों पढ़ाएंगे आपको पांचों वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। और दोस्तों फिर हम पढ़ाएंगे इसका प्रशासन, ठीक है, प्रशासन, है ना, प्रशासन पढ़ाएंगे। और फिर दोस्तों इसके बाद फिर आप तैयार हो जाइएगा मुगल वंश के लिए, जहां मुगल वंश में हम लोग प्रथम चरण में पढ़ेंगे। प्रथम चरण में, है ना, प्रथम जो चरण होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बाबर और हुमायूं को, है ना, बाबर और हुमायूं को, ठीक है। फिर दोस्तों उसके बाद आ जाता है
सूर्य वंश आपका, ठीक है, सूर्य वंश। और सूर्य वंश में हम पढ़ेंगे शेरशाह को पढ़ेंगे, शेरशाह का प्रशासन भी पढ़ेंगे। क्या सराय, किसने कहा था कि शेरशाह सूरी के समय के जो सराय बने वो उसके हृदय की धमनियां थी, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे द्वितीय, है ना, मुगल वंश के बारे में, है ना, द्वितीय मुगल पढ़ेंगे। और फिर यहाँ से देखेंगे कि कैसे हुमायूं फिर से, ठीक है, अपने शासन को पाता है, ठीक है। फिर अकबर आते हैं, ठीक, अकबर केंद्र की शासन व्यवस्था, फिर जहांगीर, ठीक है, फिर शाहजहां, ठीक है। और फिर शाहजहां के बाद हम दोस्तों औरंगजेब को पढ़ेंगे, ठीक है। औरंगजेब के बाद हम देखेंगे मुगलों का पतन कैसे हुआ, पूरी कहानी आप सभी के सामने ओपन करके रखेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों जब हम लोग इसको कवर कर लेंगे तो हम इसका प्रशासन पढ़ेंगे, है ना, इनका प्रशासन पढ़ेंगे। इनके प्रशासन में हम आप सभी को समझाएंगे कि मनसबदारी क्या है ना, मनसबदार क्या होते हैं, ठीक है, जागीरदार क्या होते हैं, ठीक है, क्या होती है जात और क्या होते हैं सवार, ठीक है। वो सब कुछ आप सभी को पढ़ाया जाएगा। आपको बताएंगे कि इनके जो अधिकारी मीर बख्शी है, ठीक है, मीर बख्शी वो कैसे, ठीक है, मीर बख्शी कैसे सेनापति बनता है। जब हम आपको पढ़ाएंगे दिल्ली सल्तनत में तो आपको बताएंगे दाग प्रथा क्या है ना, आपको हुलिया प्रथा क्या है ना, पहली बार नियमित, है ना, नियमित सेना किसने रखा, पहली बार नगद वेतन किसने देना शुरू किया, पूरी कहानी आपको इसके प्रशासन में हम सब पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जुड़े टारगेट ऑन के साथ। मैं आप सभी के साथ आपका दोस्त मयंक द्विवेदी लाइव रहूंगा, आप सभी के साथ, आपके सभी के साथ आपके पेड बैच में भी कंटिन्यू करूंगा। आप जैसे हमारे ऊपर भरोसा जताते हैं तो हम आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने का काम करेंगे, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, आप अपने हाथ से मौका मत जाने दीजिए, मत करिए आलस्य, आलस्य ही मनुष्याणाम सर्व दुख कारणम। एक बार उठिए, उठिए अपनी ताकत से, अपने जोश से, अपने हौसले, अपने होश से, और लग जाइए अपने लक्ष्य की ओर और पा जाइए सफलता, जिससे आपके जीवन हो जाए परिभाषित। क्योंकि आप शक्तिशाली हैं, सक्षम हैं, तभी आप कुछ कर सकते हैं। आप घायल हैं इसलिए घातक हैं। उठिए और लगिए अपने लक्ष्य की ओर और पाइए अपनी सफलता। मिलते हैं दोस्तों लगातार आप सभी के साथ अब कंटिन्यू बैचेस में। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।